करते हैं। ओके, एफएम में भी एक चैप्टर हमारा हो चुका है, लीवरेज एनालिसिस। अब हम दूसरा चैप्टर शुरू कर लेते हैं। ओके, चलिए आइए शुरू करते हैं। पेज नंबर 5 पर आइएगा। प्लीज कम टू पेज नंबर 5। द नेम ऑफ द चैप्टर इज EBIT EPS एनालिसिस। इस चैप्टर को पूरी तरह कवर करने में हमें 3 क्लासेस का टाइम लग जाएगा। लीवरेज में तो हमें 4 क्लासेस का टाइम लगा था, इसमें हमें 3 क्लासेस का टाइम लगेगा। हमें याद है लीवरेज में पहली क्लास में हमने कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं करा था, सिर्फ उसके थ्योरेटिकल नोट्स ही हमने लिखे थे। वो कंसेप्ट ही कुछ ऐसा था, बिना थ्योरेटिकल नोट के वो हो भी नहीं सकता था। पर यह चैप्टर ऐसा है कि जिसको किसी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर आइए, और क्वेश्चन नंबर 17 इसका पहला क्वेश्चन है। बिना किसी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड के हम क्वेश्चन नंबर 17 शुरू कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 5। हां जी। ए लिमिटेड has a share capital of rupees 1 lakh divided into equity share of rupees 10 each. It has an expansion program requiring investment of another rupees 50,000. The management is considering following alternatives for raising this amount. Number one, issue of 5,000 equity shares of rupees 10 each. Number 2, issue of 5,000 12% preference shares of rupees 10 each. Number 3, issue of 10% debentures of rupees 50,000. The company's present earnings before interest and tax are rupees 40,000 per annum. You are required to calculate the effect of each of the modes of financing on EPS, presuming EBIT increases by rupees 10,000, tax rate is 50%. हाँ जी, आप लिखिएगा, हेडिंग डालेगा। हेडिंग है कंप्यूटेशन ऑफ, हेडिंग है कंप्यूटेशन ऑफ EPS, कंप्यूटेशन ऑफ EPS under present and proposed situation. आपने लिखा कंप्यूटेशन ऑफ EPS अंडर प्रेजेंट एंड प्रोपोज्ड सिचुएशन। मैं चाहूंगा एक बार आंसर आ जाए, उसके बाद हम सोचेंगे कि आखिरकार ये चैप्टर क्या है और ये हमको क्या समझाना चाहता है। मेरा मतलब है शुरू में आप इसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन को देखिए, आप इसके एनालिटिकल पार्ट के बारे में मत सोचिए कि ये कैलकुलेशन क्यों हो रही, ये मत सोचिए कैलकुलेशन क्यों हो रही है, बस ये देखिए कैलकुलेशन कैसे हो रही है। ठीक है, एक है पर्टिकुलर्स, फिर है प्रेजेंट सिचुएशन, और प्रेजेंट सिचुएशन के बाद है proposed situation। particulars, present situation, proposed situation, और proposed situation में है ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन थर्ड।
पर्टिकुलर्स, प्रेजेंट सिचुएशन, प्रोपोज सिचुएशन। प्रोपोज सिचुएशन में ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पर्टिकुलर्स में पहले लिखेगा इक्विटी कैपिटल, इक्विटी कैपिटल के बाद लिखेगा 12% प्रेफरेंस कैपिटल। प्रेफरेंस कैपिटल के बाद लिखेगा 10% डिबेंचर्स। इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, डिबेंचर्स, अगर इन तीनों का टोटल किया जाए तो उसे कहा जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। भाई बिजनेस चलाने के लिए कैपिटल चाहिए, वो कैपिटल या आप इक्विटी से मांगेंगे या प्रेफरेंस से मांगेंगे या फिर आप डिवेंचर होल्डर से मांगेंगे। वैसे आप बताएंगे प्रेजेंटली आपने इक्विटी शेयर होल्डर से कितने रुपए मांगे हुए? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए। अच्छा, प्रेजेंटली आपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर से कोई अमाउंट मांगा हुआ है? नहीं। डिवेंचर होल्डर से? नहीं। तो प्रेजेंटली आपका कैपिटल है कितना वैसे? 1 लाख रुपए। अच्छा, प्रेजेंटली आपका कैपिटल 1 लाख। अब क्वेश्चन कहता है कि हमें 50,000 का कैपिटल और चाहिए, हमें 50,000 का कैपिटल और चाहिए। ऑप्शन 1 कहता है तो 50,000 के इक्विटी शेयर और इश्यू कर लो। अरे 1 लाख का इक्विटी कैपिटल तो पहले ही है, अगर हम 50,000 के इक्विटी शेयर और इश्यू करेंगे तो इक्विटी कैपिटल कितना हो जाएगा? 1,50,000। ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 क्या कहता है? आपको 50,000 चाहिए ना, तो आप 50,000 रुपए के प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर लो। ऐसी सिचुएशन में इक्विटी शेयर तो वही रहेंगे जो कि पहले थे, 1 लाख रुपए। अगर हम 50,000 के प्रेफरेंस शेयर और इश्यू करेंगे तो टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा? 1.5 लाख रुपए। अब क्या हालात है? 1 लाख का इक्विटी कैपिटल जो कि पहले से था और 50,000 के प्रेफरेंस शेयर, दोनों मिलाकर हो गया 1.5 लाख। ऑप्शन 3, 1 लाख का इक्विटी कैपिटल पहले से और आपको क्या चाहिए? 50,000 रुपए के डिबेंचर्स। अब आप बताइए कि पैसों का इंतजाम करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? 50,000 लाने के लिए नए इक्विटी शेयर इशू करे जाएं, प्रेफरेंस शेयर इशू करे जाएं, के डिबेंचर इशू करे जाएं। फंड्स अरेंज करने का बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? अब जवाब ये जी, ये बेस्ट ऑप्शन पता कैसे करा जाता है कि नहीं? तो आइए बेस्ट ऑप्शन कैसे पता किया जाता है इसकी खोजबीन करी जाए। ईबीआईटी से शुरुआत करते हैं। ये बताइए प्रेजेंटली आपका ईबीआईटी कितना है? 40,000 रुपए। तो प्रेजेंट ईबीआईटी लिखेगा 40,000 रुपए, ठीक है ना? ईबीआईटी का मतलब बिजनेस से होने वाली इनकम। बिजनेस कहता है मेरा वेरिएबल कॉस्ट, मेरा फिक्स कॉस्ट काटने के बाद जो इनकम आती है वही इनकम होती है, उसको हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहते हैं या ईबीआईटी कहते हैं। अगर आपने बिजनेस में 50,000 का कैपिटल और लगाया, भले ही जिसका इंतजाम आपने कैसे ही क्यों ना किया हो, आपने पैसों का इंतजाम कैसे किया, हमें से क्या लेना देना, ये तो आपकी प्रॉब्लम है।
पर वो पैसा आप ले आए बिजनेस में, बिजनेस की ग्रोथ होगी, बिजनेस से होने वाली इनकम बढ़ेगी, और क्वेश्चन कहता है कि इनकम बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी? 10,000। तो अब इनकम कितनी हुआ करेगी? 50,000। क्या ये बात सही? यानी अगर बिजनेस में 50,000 का कैपिटल और लग जाए तो बिजनेस की कमाई 10,000 पे बढ़ जाएगी, आप ये कहना चाहते हैं? तो हमारी बला से पैसों का इंतजाम जैसे मर्जी करो, कमाई तो आपकी 50,000 ही होगी ना। इस ऑप्शन में भी इतनी है, इसमें भी इतनी है, इसमें भी इतनी है, तो जैसे मर्जी पैसों का इंतजाम कर लो, हमें क्या फर्क पड़ता है ना? हमें फर्क पड़ता है असल में, क्योंकि असल में आपको ईबीआईटी के बेसिस पर फैसला लेना ही नहीं है, आपको फैसला लेना है ईपीएस के बेसिस पर। आपको उस ऑप्शन को पिक करना है जिसमें ईपीएस सबसे ज्यादा होना चाहिए। यह जरूरी थोड़ी है कि अगर हर जगह ईबीआईटी इक्वल है तो हर जगह ईपीएस भी इक्वल होगा। ऐसा हो सकता ना, ईपीएस कहीं ज्यादा हो कहीं कम हो। अच्छा, आप ईपीएस को ज्यादा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो शेयर होल्डर के लिए मोस्ट फेवरेबल सिचुएशन है। अगर मैं एग्जैक्टली कहूं तो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए मोस्ट फेवरेबल सिचुएशन है। आप इक्विटी शेयर होल्डर के लिए मोस्ट फेवरेबल सिचुएशन क्यों चाहते? दूसरा सवाल, क्योंकि वो कंपनी के ओनर हैं। तो आप कंपनी के ओनर के लिए मोस्ट फेवरेबल सिचुएशन क्यों चाहते? सवाल तो ये आगे बढ़ता जाएगा। क्यों कंपनी के ओनर के लिए मोस्ट फेवरेबल सिचुएशन क्यों डेवलप करी जाए? देखो, बड़ा सीधा सा जवाब है इसका। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं, मान लीजिए आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा 100 रुपए का, मान लीजिए ये कंपनी डूब गई, तो आप कंपनी का क्या बिगाड़ लोगे? आप इक्विटी शेयर होल्डर, कंपनी डूब गई, पैसा गया, अब आप बताइए आप कंपनी का क्या बिगाड़ सकते? कुछ भी नहीं। कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर कहता है जी मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, अगर कंपनी डूब जाए, मैंने शेयर खरीदा ही ये सोच के था कि अगर कंपनी डूब गई तो मेरा 100 रुपए भी गया काम से। बड़ी हिम्मत है भाई, एक आदमी ने हमारे पे इतना विश्वास किया, उसने हमारी कंपनी में 100 रुपए ये कह के लगाए कि अगर कंपनी डूब भी गई तो वो हमसे शिकायत करने नहीं आएगा, कहेगा चलो कोई बात नहीं, चलता है। ऐसे आदमी कहां मिलते हैं भाई? डिवेंचर होल्डर तो ऐसा आदमी नहीं होता। आप उसको एक बार ना करके देख लो, कोर्ट में घसीट के ले जाएगा आपको। इक्विटी शेयर होल्डर की दरिया दिली देखिए, कहता जी भाई साहब चिंता मत करो, बिजनेस करो, अगर आपने बहुत तरक्की करी तो दे देना पैसे भाई, नहीं करी तो कोई बात नहीं, मैं कहां आ रहा हूं शिकायत, मैं आपको कोर्ट लेके जा ही नहीं सकता, सिस्टम ही यही है। तो जब एक आदमी आपके साथ इन हालातों में जुड़ता है तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि आप ऐसे आदमी के फायदे में सबसे ज्यादा सोचें, जिसने इतना बड़ा रिस्क लिया, जो आपके साथ जुड़ा है? आपका भी यह फर्ज बनता है आप इसी आदमी के फायदे में सबसे ज्यादा सोचें। और इक्विटी शेयर होल्डर का सबसे ज्यादा फायदा कहां होता है? जहां ईपीएस ज्यादा होता है। आइए उस सिचुएशन को ढूंढ के लाएं जहां ईपीएस ज्यादा होता और हम ये कह सकें कि यह सिचुएशन इक्विटी शेयर होल्डर के लिए मोस्ट एडवांटेजियस है। आइए इस ऑप्शन को पिक करें। चैप्टर का नाम क्या है? ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस। यानी ईबीआईटी से कहानी शुरू करिएगा पर खत्म कहां करेंगे? ईपीएस पर। यही चैप्टर का नाम। देर सवेर हमें इसका मतलब समझ में आ ही गया।
शुरू में नहीं समझा तो क्या हुआ, क्वेश्चन के बीच में समझ लिया। तो आइए ईपीएस तक पहुंचने का सफर शुरू करें। सबसे पहले आप क्या माइनस करना चाहेंगे, इंटरेस्ट। प्रेजेंटली आप कोई इंटरेस्ट नहीं पे कर रहे हैं। प्रपोज ऑप्शन 1 में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, प्रपोज ऑप्शन 2 में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। प्रपोज ऑप्शन 3 में है 50,000 के डिवेंचर, 10% का रेट 5,000 रुपए। इंटरेस्ट माइनस करते ही आपको पता चल जाएगा ईबीटी प्रेजेंटली 40,000, प्रपोज ऑप्शन 1 50,000, प्रपोज ऑप्शन 2 50,000, प्रपोज ऑप्शन 3 45,000। वैसे टैक्स का रेट कितना गिवन है, 50%। तो 50% आप टैक्स दे दीजिए। प्रेजेंट सिचुएशन 20,000, प्रपोज्ड ऑप्शन 1 25,000, प्रपोज्ड ऑप्शन 2 25,000, प्रपोज्ड ऑप्शन 3 22,500। We are able to get EAT. Present situation 20,000, proposed option 1 25,000, proposed option 2 25,000, proposed option 3 22,500। आप अर्निंग आफ्टर टैक्स में से माइनस करिएगा प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेजेंटली कोई प्रेफरेंस कैपिटल नहीं है, प्रोपोज्ड ऑप्शन नंबर 1 में भी नहीं होगा, पर प्रोपोज्ड ऑप्शन 2 में है 50,000 का प्रेफरेंस कैपिटल, 12% डिविडेंड का रेट 6,000 रुपए। प्रोपोज ऑप्शन 3 में कोई प्रेफरेंस कैपिटल नहीं है। फाइनली वी आर एबल टू गेट 20,000 अंडर प्रेजेंट सिचुएशन, 25,000 proposed option 1, 19,000 proposed option 2, 22,500 proposed option 3। ये जो भी आंसर आया है इसको क्या लिखा जाए, अर्निंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। आपने लिखा अर्निंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट लाइन में लिखा जाए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। हां तो बताइए प्रेजेंटली इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 10,000। प्रोपोज्ड ऑप्शन 1 में कितने इक्विटी शेयर हो जाएंगे, 15,000। प्रोपोज्ड ऑप्शन 2 में 10,000, प्रोपोज्ड ऑप्शन 3 में भी 10,000। EPS at present ₹2। proposed option 1 1.67, 1.67, 1.9, 2.25, ओके 2.25। तो किसके फेवर में आप फैसला सुनाना चाहेंगे, ऑप्शन 3, यानी फंड्स अरेंज करने का जो थर्ड ऑप्शन है
वो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए मोस्ट एडवांटेजियस होगा। आइए हम इस बात को लिख लें, कंक्लूजन में लिखेगा, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट the EPS will be at maximum level in proposed option third, full stop. Hence it is advised to arrange additional capital of rupees 50,000 by way of issue of 10% debentures, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हुआ। अब आप पाइएगा क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, 18 नहीं कह रहा हूं, 19। वी कम टू क्वेश्चन नंबर 19। हाँ जी, द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू टू कंपनीज ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। आपके सामने ए लिमिटेड बी लिमिटेड की कुछ डिटेल्स हैं। ए लिमिटेड में सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा लगा है, जबकि बी लिमिटेड में इक्विटी शेयर होल्डर के 2.5 लाख है और डिवेंचर होल्डर के भी 2.5 लाख है। ओके, मैं ये कह सकता हूं ए लिमिटेड है फुल्ली इक्विटी फाइनेंस्ड और बी लिमिटेड में 50% फंड्स इक्विटी के हैं और 50% फंड्स डिवेंचर्स के। ओके, EBIT 1 लाख, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20%। द इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड find to their dismay that in spite of the same return earned by their company on total capital employed, their EPS is very much less as compared to B Limited. You are required to state the reasons for such lower EPS. Assume that rate of tax is 50%. Heading डालेगा कंप्यूटेशन ऑफ EPS। दोनों कंपनियां एक ही तरीके का बिजनेस कर रही, यह भी क्वेश्चन में लिखा। दोनों कंपनियों में पैसा भी बराबर ही लगा हुआ है, यह आपने बता दिया। चूंकि दोनों का बिजनेस भी एक जैसा है, तो दोनों अपने बिजनेस से कमाते हैं 1 लाख रुपए। और आप जानते हैं EBIT को कहा जाता है बिजनेस से होने वाली इनकम। अच्छा, अगर इस बिजनेस में 5 लाख रुपए का कैपिटल लगा है और यह बिजनेस 1 लाख रुपए कमाकर देता है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी कमाई आपके कैपिटल का कितना परसेंटेज है? फिर से बताइए। 20%। तो आप EBIT के ब्रैकेट में लिखें 20% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। मेरे ख्याल से क्वेश्चन में लिखा है कि आपका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो है 20%। दोनों कंपनियों का कैपिटल इक्वल है, दोनों कंपनियों का EBIT इक्वल है, दोनों कंपनियों की अर्निंग कैपेसिटी इक्वल है, सारी बातें इक्वल है। पर ए लिमिटेड के शेयर होल्डर्स इसलिए रो रहे हैं, कहते जी जब इतनी सारी बातें सेम हैं तो हमारा EPS कम क्यों है? यही सवाल है ना।
हमने कहा जी पहले हम पता करेंगे कि आप सही कह भी रहे हैं कि नहीं। आइए पहले ईपीएस पता तो करें, उसके बाद हम सोचेंगे कि ईपीएस कम क्यों है। पहले हम ईपीएस कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हमें इंटरेस्ट माइनस करना चाहिए। ए लिमिटेड ने तो कोई इंटरेस्ट देना नहीं, बी लिमिटेड ने 2.5 लाख रुपए पर 9% इंटरेस्ट देना है, 22,500 रुपए। ठीक है ना? इसमें से आप माइनस करिएगा टैक्स एट रेट ऑफ 50%। तो ए लिमिटेड को टैक्स कितना देना है? 50,000 रुपए। बी लिमिटेड ने टैक्स कितना देना है? 38,750। ठीक है, डिफरेंस आ गया EAT 50,000 रुपए और 38,750 रुपए। क्वेश्चन में प्रेफरेंस कैपिटल नहीं है, इसका मतलब जितनी भी आफ्टर टैक्स इनकम है हम इसे इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहेंगे। नेक्स्ट लाइन में लिखा जाए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। वैसे वो एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। जब आप कहते हैं कि आपका इक्विटी कैपिटल 5 लाख है, तो आप कहना चाहते हैं कि आपके इक्विटी शेयर्स 50,000 है ना? जब आप कहते हैं आपका इक्विटी कैपिटल 2.5 लाख है, तो इक्विटी शेयर्स 25,000 है। आइए हम पता करें ईपीएस। 50,000 को 50,000 से डिवाइड करिए, ₹1। ए लिमिटेड के शेयर होल्डर्स सच ही कह रहे थे, क्योंकि उनका ईपीएस सिर्फ ₹1 है और बी लिमिटेड का ईपीएस ₹1.55 है। काफी बड़ा डिफरेंस। क्वेश्चन ने कहा अब तो मानते हो ना कि हम सही कह रहे थे, अब जब मान गए हो तो हमारे सवाल का जवाब भी दो। हमने कहा चाहा अब बताओ सवाल क्या है। अब हमने कहा जी बताइए सवाल क्या है। कहते जी सवाल यह है कि बताइए हमारा ईपीएस कम क्यों है। हमारा ईपीएस बी लिमिटेड के मुकाबले कम क्यों है, हम आपसे इसके रीजन जानना चाहते हैं। ओके, लिखिएगा फिर। राइट डाउन। EPS of A Limited, EPS of A Limited is less than B Limited. EPS of A Limited is less than B Limited due to following reasons. Due to following reasons. Number 1. लिखेगा नंबर 1। नंबर 1 की हेडिंग हमने डाली है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। हाँ, तो नंबर 1 की हेडिंग क्या है? ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। आप ये तो भूल ही जाइए ना कि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये जो प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करी है ये क्वेश्चन ने पहले से क्या रखी। हम तो इस क्वेश्चन को बस एनालाइज करना चाहते, तो हम कुछ पॉइंट आपके साथ डिस्कस करेंगे। और पहला पॉइंट है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी।
अब ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है, सुनिए। इक्विटी शेयर होल्डर दुनिया का अकेला ऐसा इन्वेस्टर है जो किसी दूसरे के पैसे पर भी कमाता। अपने पैसे पर तो सारे कमाते हैं, पर इक्विटी शेयर होल्डर दूसरे के पैसे पे कमाता है। और ये जो एडवांटेज इक्विटी शेयर होल्डर को होता है, इस एडवांटेज को टेक्निकली कहा जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब है दूसरे के पैसों पर कमाना, और यह एडवांटेज दुनिया में सिर्फ एक आदमी के पास है, और वो है इक्विटी शेयर होल्डर। बस इसको साबित करने की देर है। तो आइए साबित करें। मैं बी लिमिटेड के बारे में बात करूंगा। बी लिमिटेड ने इक्विटी शेयर होल्डर से मांगे 2.5 लाख रुपए। बी लिमिटेड ने डिवेंचर होल्डर से मांगे 2.5 लाख रुपए। दोनों को बिजनेस में लगाया गया, दोनों पर 20% कमाया गया। क्या यह मेरी बात सही है? आप बिजनेस में पैसा लगा के 20% कमाते हैं, आपकी अर्निंग कैपेसिटी है 20%। हमने इक्विटी शेयर होल्डर को कहा, आपने हमें 2.5 लाख दिए, हमने उस पर 20% कमाया, हम वो 20% आपको देना चाहिए। इक्विटी शेयर होल्डर से कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, मेरे पैसे पर आपने कमाकर मुझे दिया, यह कौन सी बड़ी बात। इक्विटी शेयर होल्डर ने कहा, यह बताइए बाकी 2.5 लाख आपने किससे मांगे थे? डिवेंचर होल्डर से। अच्छा, आपने बाकी 2.5 लाख पर भी 20% कमाया होगा। 20% में से आपने डिवेंचर होल्डर को कितना दिया? कितना दिया? 9%। बाकी 11% कहां? कंपनी का जी हमारे पास है। इक्विटी शेयर होल्डर ने कहा, लाओ वो भी हमें दे दो। आप रखकर क्या करोगे? आप कैसे रख सकते? क्योंकि आप अपने पास लीगली कोई पैसा रख ही नहीं सकते। आप कह ही नहीं सकते पैसा आपका, ये तो हमारा है। इक्विटी शेयर होल्डर ने कहा, हमने आपको 2.5 लाख दिए, उस पर 20% हमारी कमाई है। आपने डिवेंचर होल्डर से जो 2.5 लाख लिए थे, उस पर भी आपने 20% कमाया था। डिवेंचर होल्डर को खाली 9% दिया था, बाकी 11% पर हमारा हक है। हमको नहीं दोगे तो किसको दोगे भाई? क्योंकि कंपनी का सिस्टम ही ऐसे बनाया गया है कि दुनिया में कहीं से आप कुछ भी कमा लीजिए, जो कमाई होगी वो आपको अपने इक्विटी शेयर होल्डर को पास ऑन करनी होगी। अगर मैंने रिलायंस का शेयर खरीद लिया, अब मुझे रिलायंस के दफ्तर थोड़ी जाना है, वो तो मैं घर बैठा हूं, बाकी काम तो रिलायंस वाले जाने। अब वो कमाएंगे और कमा के डिविडेंड का पैसा मेरे घर भिजवा देंगे, बस बैठे बैठे खाऊंगा मैं। तो कंपनी को काम करने दो। कंपनी ने नया प्रोजेक्ट ढूंढा, पैसे नहीं थे, कंपनी ने डिवेंचर इशू करे। अच्छा, मुझे बताया था कि नहीं? बताओ, मैं तो घर बैठा हुआ। कंपनी कहेगी, जी हम आपको बताना जरूरी भी नहीं समझे, हर शेयर होल्डर से हम बात करते हैं हर रोज। हमने प्रोजेक्ट ढूंढा, पैसों अरेंज करे, कमाया, आपके घर डिविडेंड पहुंचा दिया, और क्या करें? आपको फोन करके पूछे। हमने कहा, जी उसकी जरूरत नहीं, बस मेरे घर डिविडेंड पहुंचा दिया करो, कहीं से कुछ भी कमाओ, बस मेरे घर पहुंचा दो, मैं घर बैठे बैठे कमाऊंगा। ये एडवांटेज इक्विटी शेयर होल्डर को है, ये एडवांटेज दुनिया में और किसी को नहीं। आप क्या किसी और के पैसे पर आप कमा सकते हो? इक्विटी शेयर होल्डर कहता है, हां मैं कमा सकता हूं। क्यों? क्योंकि कंपनी ने जो 2.5 लाख डिवेंचर होल्डर से लिए, उस पर कंपनी ने 20% कमाया, डिवेंचर होल्डर को सिर्फ 9% दिया। बाकी डिफरेंस कंपनी अपने जेब में नहीं रख सकती, उसे वो इक्विटी शेयर होल्डर को पास ऑन करना ही होगा। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, पर ये एडवांटेज ए लिमिटेड के पास नहीं है। क्यों नहीं है?
डिवेंचर होल्डर ही नहीं है, सारे के सारे इक्विटी शेयर होल्डर भरे पड़े, लालची किस्म के आदमी। अब सोचो एक कंपनी में सब जहां देखो इक्विटी शेयर होल्डर नजर आ रहे हैं, और हर एक इक्विटी शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन मुझे 20% चाहिए, मुझे 20% चाहिए। तो सारे लालची आदमी भर लोगे तो फिर फायदा क्या है? आप ना ठीक तरीके से काम नहीं करते हो। अरे कंपनी के ओनर आधे अच्छे थे, बाकी आधे डिवेंचर होल्डर अच्छे थे। डिवेंचर होल्डर साधु किस्म का आदमी होता है, 9% से खुश हो जाता है, उसको 9% देके टरका दो, बाकी तो अपनी जेब में। ये फायदा बी लिमिटेड के पास है, ये फायदा ए लिमिटेड के पास नहीं है। ऑब्वियस सा रीजन है, इसलिए बी लिमिटेड का ईपीएस ज्यादा है। लिखना शुरू करें, राइट डाउन। इन केस ऑफ बी लिमिटेड, in case of B limited, 50% of total capital, 50% of total capital, 50% of total capital is financed by debt, is financed by debt carrying 9% interest rate, carrying 9% interest rate, whereas ROCE is 20%, whereas ROCE is 20%। कंपनी की खुद की अर्निंग कैपेसिटी 20%, पर डिबेंचर होल्डर को दिया गया इंटरेस्ट सिर्फ 9%। ठीक है ना? आगे लिखेगा, हेंस देयर इज बेनिफिट ऑफ चीप डेप्ट फाइनेंसिंग। देयर इज बेनिफिट ऑफ चीप डेप्ट फाइनेंसिंग, यानी जो डेप्ट सस्ते रेट पर मिला है उसका एक बेनिफिट है। देयर इज बेनिफिट ऑफ चीप डेप्ट फाइनेंसिंग इन द हैंड्स ऑफ बी लिमिटेड। देयर इज बेनिफिट ऑफ चीप डेप्ट फाइनेंसिंग इन द हैंड्स ऑफ बी लिमिटेड। यस, इन द हैंड्स ऑफ बी लिमिटेड। तो बी लिमिटेड के पास चीप डेप्ट फाइनेंसिंग का एडवांटेज है। क्या ये मैं शब्द सही इस्तेमाल कर रहा हूं? बेनिफिट ऑफ चीप डेप्ट फाइनेंसिंग, सस्ते रेट पर लोन लिया गया है, इसका फायदा बी लिमिटेड के पास है। आगे लिखिएगा, सच बेनिफिट is given to the equity shareholders. Such benefit is given to the equity shareholders of B Limited, and there is no such benefit in the hands of equity shareholders of A Limited. There is no such benefit in the hands of equity shareholders of A Limited. ब्रैकेट्स में लिख लीजिएगा, because A Limited is fully equity financed. A Limited is fully equity financed. मान लीजिए कंपनी ने एनुअल जनरल मीटिंग में एक प्रपोजल रखा, हमें 2 लाख रुपयों की जरूरत है,
और कंपनी ने कहा 2 लाख रुपए चाहिए, चलिए आइए नए इक्विटी शेयर इश्यू करते। तो कंपनी के एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर कहेंगे कि क्या पागल हो गए, आप क्या चाहते हैं, हम जैसे लोग और बढ़ जाएं यहां पर, हम क्या कम हैं, आप हम जैसे लोगों को और लाना चाहते। हम नहीं चाहते कि कंपनी के ओनर्स बढ़ जाए, हम जितने हैं उतने ही बहुत हैं। इसलिए हमेशा से एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के इस स्टेप पर सबसे पहले विरोध करता है कि भाई हम जैसे लोग और मत बढ़ाओ। कंपनी कहती लेकिन हमें तो पैसे चाहिए। तो कहते अच्छा तो दुनिया के सारे बैंक बंद हो गए क्या, पैसे चाहिए तो लोन ले लो ना। उल्टा अच्छा है, लोन मिलेगा 9% के रेट पर, आप कमाएंगे 20%, डिफरेंस हमें मिल जाएगा। इसलिए इक्विटी शेयर इश्यू करोगे तो हम जैसे लोग बढ़ जाएंगे और वो कमाई में हिस्सा मांगेंगे, और हम कमाई का हिस्सा किसी को देना नहीं चाहते। ठीक बात है ना? इसलिए ये जनरल सा रूल है, कभी भी ओनर्स बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि उनकी संख्या बढ़े। पैसों की जरूरत है तो डेब्ट फाइनेंसिंग से अरेंज करिए। कंपनी के प्रेजेंट ओनर्स इस बात को बुरा मानते हैं कि कंपनी ने नए इक्विटी शेयर इश्यू कर दिए। इक्विटी शेयर इश्यू करना पैसों को अरेंज करने का सबसे बुरा तरीका माना जाता है, सबसे बुरा तरीका, कम से कम एग्जिस्टिंग कंपनी के केस में। आप रिलायंस के शेयर होल्डर हैं, कंपनी ने नए शेयर इश्यू करने की बात कही, आप कहोगे कंपनी को जी आप कर क्या रहे हैं, किस लिए शेयर इश्यू कर रहे हो। अरे आप समझिए, हम जैसे लोग ऑलरेडी अगर आप बढ़ाओगे तो प्रॉफिट में हिस्सेदारी मांगने वाले लोग नहीं बढ़ जाएंगे, क्यों हम जैसे लोगों को बढ़ा रहे हो। पैसे ही चाहिए तो लोन लीजिए, डिबेंचर इश्यू करिए, इससे पैसों का इंतजाम भी हो जाता है। वो कंपनी की एसेट पे बाद में कभी राइट भी अपना क्लेम नहीं करेंगे, बस अपना इंटरेस्ट लेके चले जाएंगे, एक दिन हम लोन वापस कर देंगे। इसलिए इक्विटी शेयर इश्यू करना फंड्स अरेंज करने का सबसे बेकार तरीका माना जाता है। ठीक है, हाँ जी। आइए रीजन नंबर 2 लिखें। टैक्स सेविंग। रीजन नंबर 2, एक रीजन तो हो गया ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, अब हम टैक्स सेविंग के बारे में बात कर लेते। लिखेगा द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेबल बाय बी लिमिटेड, द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स पेबल बाय बी लिमिटेड is less than A limited. The amount of income tax payable by B limited is less than A limited because interest on debentures is regarded as an expenditure. Interest on debentures is regarded as an expenditure while computing the taxable income. Interest on debentures is regarded as an expenditure while computing the taxable income. Full stop. This benefit arises in the hands of B Limited. This benefit arises in the hands of B Limited and not A Limited. And not A Limited. B Limited का पॉइंट ऑफ व्यू आप ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने कहा कि माना हमने 22,500 का इंटरेस्ट दिया, पर आप ये भी मानिए हमारी वजह से आपकी टैक्सेबल इनकम कम हो गई, हमारी वजह से आप टैक्स कम दे रहे हैं। अरे अगर हम नहीं होते
तो आपको 50,000 का टैक्स देना पड़ता है, जो ए लिमिटेड टैक्स दे रही। हम हैं तभी तो आप 38,750 का टैक्स दे रहे हैं। हम आपका कितना टैक्स बचा रहे हैं? इन दोनों का डिफरेंस 11,250, यानी हमारी वजह से आपको 11,250 का टैक्स बच रहा है। इसका मतलब हम आपको टैक्स सेविंग करवा के दे रहे हैं, और ये हम ही आपको करवा के दे सकते हैं। ए लिमिटेड ने कोई इंटरेस्ट ही नहीं देना तो वो टैक्स सेव कैसे कर सकता? मत भूलिए, अगर मेरी इनकम 100 रुपए बढ़ जाए तो फिर टैक्स भी 50 रुपए बढ़ जाता है। तो मेरी जेब में 100 रुपए पहुंचते नहीं हैं, 50 रुपए ही पहुंचते हैं खाली। वहां से तो 100 ही निकले, गवर्नमेंट ने बीच रास्ते में 50 हथिया लिए, मेरी जेब में क्या पहुंचा? 50 रुपए। तो मैं 100 रुपए कमाऊं तो मैं उसे 50 ही मानूं तो ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लो 100 रुपए का मैं खर्चा लिखता हूं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर खर्चा है, तो 100 रुपए के खर्चे लिखने होने से क्या होता है? टैक्सेबल इनकम 100 रुपए कम हो जाती। और अगर टैक्सेबल इनकम 100 रुपए कम हो जाए तो क्या इसका मतलब 5 रुपए का टैक्स बचाने वाली बात नहीं, 50 रुपए का टैक्स बचाने वाली बात नहीं? तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी अडॉप्ट करी, अगर आपकी इनकम 100 रुपए बढ़ गई तो उसमें 50 हमारा है कि नहीं? लेकिन अगर आपने 100 रुपए का एक्सपेंडिचर लिखा तो उसमें 50 हम दे देंगे, या दूसरे शब्दों में हमारा 50 रुपए का टैक्स हम माफ कर देंगे, है ना? क्योंकि एक्सपेंडिचर लिखे होने की वजह से टैक्सेबल इनकम 100 रुपए कम हो जाएगी, और अगर टैक्सेबल इनकम 100 रुपए कम हो गई तो टैक्स भी तो 50 रुपए बचता है। एडवांटेज सोचिए। तो टैक्स की सेविंग का एडवांटेज बी लिमिटेड के पास है, ए लिमिटेड के पास नहीं है। जो एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करते हैं वही टैक्स सेव करते, जो बेचारा एक्सपेंस ही रिकॉर्ड नहीं करता वो टैक्स सेव कैसे कर सकता है कि नहीं? रीजन नंबर 3 लिखेगा, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। शायद ये रीजन आपको मोस्ट प्रोमिनेंट लगे। बी लिमिटेड के इक्विटी शेयर सिर्फ 25,000 है, ए लिमिटेड के 50,000। देखो भी, अगर कमाई कम लोगों में बटेगी तो हर एक केस में ज्यादा आएगा, और इतने सारे लोगों में बटेगी तो हर एक केस में तो थोड़ा ही आएगा। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जिस कंपनी के कम हैं उसका ईपीएस ज्यादा होना ही चाहिए। तो लिखेगा, in case of B Limited, there are only 25,000 equity shares. There are only 25,000 equity shares, whereas in case of A Limited, there are 50,000 equity shares. There are 50,000 equity shares. Full stop. आगे लिखेगा, EPS of such company is bound to be more. EPS of such company is bound to be more where? EPS of such company is bound to be more where the income gets distributed. Where the income gets distributed among
where the income gets distributed among lesser number of equity shares. Where the income gets distributed among lesser number of equity shares. क्या ये बात सही है? ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हमने 3 रीजंस के बारे में बात करी, एक ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, दूसरा टैक्स सेविंग और तीसरा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं रहा, आप इससे कह सकते हैं एनालिटिकल क्वेश्चन। बातों को एनालाइज ज्यादा किया गया, प्रैक्टिकली तो बहुत कम करके देखा गया। हां जी, इक्विटी शेयर से क्या होती है? वो तो हम भी कह रहे थे ना, वो तो आप टेक्निकल टर्म यूज कर रहे हो, डिसॉल्व होती है। आप शायद ये कहना चाहते हैं कि जितने ज्यादा लोग आते जाएंगे उस तरीके से क्या होगा कि हर एक के हिस्से में थोड़ा थोड़ा अमाउंट कम होता जाएगा। ठीक है, मैं भी यही बात कहने की कोशिश कर रहा था, बस मैं थोड़े लोकल शब्द इस्तेमाल करता हूं, आप थोड़ा टेक्निकल टर्म यूज कर लेते हैं। ओके, ये हमने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो गया। अब आप आइएगा क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 23। हां जी, क्वेश्चन नंबर 23। ए कंपनीज करंट EBIT is ₹20 lakhs. Its present borrowings are 14% term loan ₹40 lakhs, capital borrowings from banks at 16% 33 lakhs, 15% public deposits 15 lakhs. The sales of the company are growing, and to support them the company proposes to claim additional bank loan of ₹25 lakhs at rate of 15%. The increase in EBIT is expected to be 20%. Calculate the change in, underline करिएगा, interest coverage ratio after the additional borrowing and comment. तो इस क्वेश्चन का आंसर तो फिर हम बाद में ही देंगे, पहले हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में बात कर ले। हो सकता है आपने ये रेशियो पहले कभी पढ़ी हो। खैर आइए पहले इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बाद में दे देंगे। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फार्मूला होता है EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। हां जी, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फार्मूला लिख लीजिएगा, EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहा हूं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पर अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं। EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। अच्छा, अगर किसी कंपनी का EBIT है मान लीजिए 10 लाख, इसको मत लिखिएगा, अब ये बात हम समझ रहे हैं। एक कंपनी का EBIT है 10 लाख रुपए और कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ता है 1 लाख रुपए। तो जब आप इस रेशियो को कैलकुलेट करोगे तो रेशियो आ जाएगी 10:1। तो 10:1 से आप मैसेज क्या दोगे? हां, अगर मैं इंटरेस्ट से पहले कमाता हूं 10 रुपए, EBIT यानी इंटरेस्ट से पहले की कमाई, तो 1 रुपए का तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो अगर 10 रुपए में से 1 रुपए का इंटरेस्ट चला जाए तो बच क्या गया? 9 रुपए। 10 रुपए कमाओ, 1 रुपए का इंटरेस्ट दो। अच्छा, एक दूसरी कंपनी ने कहा हम भी 10 लाख कमाते लेकिन हम तो 2 लाख का इंटरेस्ट देते। हमने कहा आपकी रेशियो हो गई 5:1। आप 5 रुपए कमाते हैं, 1 रुपए का इंटरेस्ट चला जाता।
क्या रह जाता है? 4 रुपए। ये बात तो थोड़ी बुरी लग रही। अगर कोई कंपनी 5 लाख का इंटरेस्ट दे तो 2:1, 2 रुपए कमाओ, 1 रुपया इंटरेस्ट। यानी ये रेशो जितनी कम होती जाएगी, सिचुएशन उतनी अनफेवरेबल होती जाएगी। रेशो कम, सिचुएशन अनफेवरेबल। रेशो ज्यादा, सिचुएशन फेवरेबल। किसी कंपनी ने कहा हमारी रेशो है 25:1, 25 रुपए कमाते हैं जी, 1 रुपए का इंटरेस्ट, 24 रुपए हमारी जेब में, 25 में से सिर्फ 1 रुपया देना पड़ता है। ये जितनी बड़ी रेशो है उतनी सिचुएशन फेवरेबल है। क्या ये बात सही? क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये रेशो और इंटरेस्ट को इनवर्स रिलेशनशिप है क्या? कुछ ऐसा। बड़ी रेशो छोटा बर्डन, कम बर्डन। बड़ी रेशो बर्डन कम, छोटी रेशो बर्डन ज्यादा। रेशो छोटी हो तो बुरा लग रहा है, बर्डन ज्यादा यानी बुरा लग रहा है। बड़ी रेशो बर्डन कम है लेकिन अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल से इस तरीके का कमेंट दिया जा सकता है ना। अब सोचिए 60:1, 60 रुपए में से 1 रुपए का इंटरेस्ट, अपनी जेब में 59, अच्छा लग रहा है। जितनी रेशो बड़ी होगी सिचुएशन उतनी फेवरेबल मानी जाएगी। मेरे ख्याल से हमें इस रेशो का मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो पहले आपने इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला लिख लिया, इसके नीचे लिखेगा दिस रेशो एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन EBIT एंड इंटरेस्ट। ऑब्वियस सी बात है, फॉर्मूला यही। दिस रेशो एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन EBIT एंड इंटरेस्ट, फुल स्टॉप। For example, if this ratio is 10:1, if this ratio is 10:1, comma, it means that interest of ₹1 is to be absorbed by pre-interest income of ₹10। क्या ये मैंने आपको ठीक लिखवा के दिए? वो क्या है, कई बार मुझे थोड़ा शक होता है, मेरी अंग्रेजी इतनी अच्छी नहीं है, तो मुझे कई बार स्टूडेंट से पूछना पड़ता है कि हाँ ये अंग्रेजी में शब्दों का चयन मैंने ठीक करा है कि नहीं करा। यानी इंटरेस्ट के खर्चे को 1 रुपए को आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, और ये बर्दाश्त कौन करेगा? इंटरेस्ट से पहले की 10 रुपए की इनकम। EBIT यानी इंटरेस्ट से पहले की इनकम। अगर इंटरेस्ट से पहले की इनकम 10 रुपए है तो इंटरेस्ट का खर्चा 1 रुपए। तो अगर कोई कंपनी के 10:1, तो इसका मतलब 10 रुपए के खर्चे को इंटरेस्ट का खर्चा, 10 रुपए की कमाई को इंटरेस्ट का खर्चा सहन करना पड़ेगा 1 रुपया। क्या ये बात सही? आगे लिखेगा इफ दिस ratio is maintained at high level, comma, it represents low interest burden. ठीक है ना। अगर ये रेशो ज्यादा है तो इंटरेस्ट का बर्डन कम है,
रेशो ज्यादा है तो इंटरेस्ट का बर्डन कम है। सिमिलरली if this ratio is maintained at low level, if this ratio is maintained at low level, if this ratio is maintained at low level, comma, it represents high interest burden. It represents high interest burden. वेल अब जब हमने इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब समझ लिया है तो फिर हम क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आपने वैसे पढ़ रखा है, पढ़ ही लिया है। आइए इसका आंसर शुरू करते। कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट, हेडिंग डालेगा कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट। देखिए जो पहला लोन आपने ले रखा है वो क्वेश्चन में कहा गया है 14% टर्म लोन। आप लिखिएगा टर्म लोन। ये लोन है 40 लाख रुपए का और ये लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 14%। चालीस लाख के लोन पर अगर 14% इंटरेस्ट दिया जाए तो इंटरेस्ट कितना हो गया? 5,60,000 रुपए। कैपिटल बोरोइंग्स 16% ऑफ 33 lakhs। बताएंगे 33 लाख का 16%? 5,28,000। 5,28,000। अच्छा पब्लिक डिपॉजिट्स कितना है? 15 लाख, उसका 15%। फिर से बताइए। ओके 2,25,000। अगर आप इन तीनों का टोटल कर दे तो 13,13,000। आपने बताया 13,13,000। अच्छा 13,13,000 के सामने लिखिएगा प्रेजेंट इंटरेस्ट। प्रेजेंट इंटरेस्ट यानी ये इंटरेस्ट तो आप प्रेजेंटली पे कर रहे हैं, ये इंटरेस्ट आप प्रेजेंटली पे कर रहे हैं क्योंकि ये प्रेजेंट सिचुएशन का लोन है। क्वेश्चन कहता है कि हम एक लोन और लेना चाहते हैं 25 लाख रुपए का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15%। एडिशनल बैंक लोन 15% ऑफ 25 lakhs। 25 लाख का 15% कितना होगा? 3,75,000। टोटल बताएंगे? 16,88,000। तो फ्यूचर सिचुएशन में आप इंटरेस्ट पे करेंगे 16,88,000। आपने इंटरेस्ट तो कैलकुलेट कर लिया और क्वेश्चन आपसे क्या जानना चाहता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो।
चलिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला लिखिएगा, EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। क्या लिखा आपने? EBIT डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। एट प्रेजेंट, क्वेश्चन कहता है प्रेजेंटली कंपनी का EBIT है 20 लाख रुपए, और हमने अभी अभी बताया है कि कंपनी प्रेजेंटली इंटरेस्ट पे करती है 13,13,000 रुपए। क्या आंसर आ गया? 1.52:1। मेरे ख्याल से सिचुएशन काफी खराब है। अब अगर कोई ये कहे कि मैं 1 रुपये 52 पैसे कमाता हूं और 1 रुपया मैं इंटरेस्ट दे देता हूं, तो मेरे पास बाकी क्या बचा? सिर्फ 52 पैसे। इसका मतलब ये रेशो बहुत कम है और ये आपके ह्यूज इंटरेस्ट बर्डन को रिप्रेजेंट कर रही है। सिचुएशन खराब है जहां तक हम बात को समझ रहे हैं। प्रपोज्ड क्वेश्चन कहता है फ्यूचर में क्या होगा कि EBIT 20% हमारा बढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन में लिखा है। अभी EBIT है 20 लाख, अगर वो 20% बढ़ जाए तो EBIT कितना हो जाएगा? 24 लाख रुपए। और फ्यूचर में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? 16,88,000। क्या होगी रेशियो? 1.42:1। हालात तो पहले ही खराब थे और ये और ज्यादा खराब हो जाएंगे, इसलिए हम नए लोन लेने के फेवर में नहीं। हम इस बात को लिखना चाहेंगे तो लिखेगा कंक्लूजन। कंक्लूजन में लिखेगा प्रेजेंट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रेजेंट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो of 1.52:1 indicates present interest coverage ratio of 1.52:1 indicates very unfavorable position because interest of ₹1 has to be absorbed by pre-interest income of ₹1.52। ठीक है ना? तो हमारा कमेंट क्या है कि सिचुएशन काफी अनफेवरेबल है। अगले पैराग्राफ में आएगा फ्यूचर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इज 1.42:1 which means that the situation will further deteriorate, deteriorate का मतलब आप समझ रहे हैं ना? the situation will further deteriorate in the future। जो हालात पहले ही बहुत खराब हैं, ये और खराब करने वाली बात हो जाएगी, बद से बदतर कर देने वाली बात हो जाएगी, बैड टू वर्स हो जाने वाली बात हो जाएगी।
इसलिए हम कम से कम इस नए बैंक लोन को लेना नहीं चाहते। तो आप लिखेगा देयरफॉर इट इज नॉट recommended to take additional bank loan. It is not recommended to take additional bank loan. जो भी एडिशनल बैंक लोन इस क्वेश्चन में कहा गया है वो नहीं होना चाहिए, कम से कम हम इसके फेवर में नहीं। ठीक है ना? हमने इस क्वेश्चन के थ्रू इंटरेस्ट कवरेज रेशो के कंसेप्ट को समझा है। मैं तो ये मानता ही नहीं कि मैं क्वेश्चन के आंसर करवा के दे रहा हूं। हमने ये क्वेश्चन इसलिए करा है क्योंकि हम इंटरेस्ट कवरेज रेशो के कंसेप्ट को समझना चाहते थे। ठीक है ना? हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन सिर्फ एक बहाना होता है कंसेप्ट को समझने के लिए। अब मुझे आपको एक और क्वेश्चन करवा के देना है, वो है क्वेश्चन नंबर 20। पर उस क्वेश्चन पर आने से पहले एक कंसेप्ट को क्लियरली समझना होगा, और वो कंसेप्ट हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हां जी, आइए एक एग्जाम्पल समझें, ताकि अगर यह समझ में आ जाए तो हम क्वेश्चन नंबर 20 को भी अटेम्प्ट कर सके। क्वेश्चन नंबर 20 जो होगा वो फिर आज की क्लास का लास्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा। आइए एग्जाम्पल में लिखिएगा इंफॉर्मेशन नंबर 1। इंफॉर्मेशन नंबर 1, EAT यानी अर्निंग आफ्टर टैक्स ऑफ कंपनी ए ₹1 लाख। आपने लिखा EAT ऑफ कंपनी ए ₹1 लाख। नंबर 2, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी ए 10,000। कंपनी ए की आफ्टर टैक्स इनकम 1 लाख रुपए, कंपनी ए के इक्विटी शेयर 10,000। फिर लिखेगा नंबर 3, EAT ऑफ कंपनी बी कंपनी बी की आफ्टर टैक्स इनकम लिखेगा ₹90,000। नंबर 4, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी बी। आप एक काम करेगा, EAT ऑफ कंपनी बी चेंज करके लिख लीजिएगा ₹80,000, 80,000। और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ कंपनी बी 5,000, 5,000। ओके, ये इंफॉर्मेशन आपके पास है। आप नीचे लिखेगा रिक्वायर्ड में लिखेगा नंबर 1। कैलकुलेट करें नंबर 1। नंबर 1 है EPS ऑफ कंपनी ए। नंबर 1 लिखेगा EPS ऑफ कंपनी ए। नंबर 2 लिखेगा EPS ऑफ कंपनी बी। EPS ऑफ कंपनी बी। नंबर 1 EPS ऑफ कंपनी ए, नंबर 2 EPS ऑफ कंपनी बी। नंबर 3 कंबाइंड EPS, कंबाइंड EPS इफ
if company A and company B are amalgamated, AMALGAMATED, आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं मर्ज्ड, MERGED, मर्ज्ड। और आप अमेलगमेशन या मर्जर का मतलब जानते ही हैं। दोनों कंपनियां पहले अलग अलग काम कर रही थी, अब वो इकट्ठे मिलकर काम करना चाहती। आपने लिखा रिक्वायर्ड में नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 हो गया। अब लिखेगा नंबर 4, नंबर 4 लिखेगा कंबाइंड EPS ऑफ कंपनी A if it purchases company B, if it purchases company B, इसका मतलब A लिमिटेड ने B लिमिटेड को खरीद लिया। बात समझ रहे हो मैं क्या करूं? A लिमिटेड ने B लिमिटेड को खरीद लिया। हां, अब लिखिएगा नंबर 5। नंबर 5 है कंबाइंड EPS ऑफ कंपनी B combined EPS of company B if it purchases company A, if it purchases company A। तो ये एक तरीके से 5 रिक्वायरमेंट्स हो गई। अब ये एक तरीके से क्वेश्चन हो गया। तो आइए क्वेश्चन की पहली रिक्वायरमेंट सॉल्व करें। फिर EPS ऑफ कंपनी A, EPS ऑफ कंपनी A, कंपनी A की कैलकुलेशन करना। कंपनी A की कैलकुलेशन हमारे लिए काफी आसान है। हां जी, कंपनी A इनकम है 1 लाख रुपए। कंपनी A के इक्विटी शेयर्स कितने हैं? 10,000। तो कंपनी A का अर्निंग पर शेयर कितना है? ₹10। कंपनी A का अर्निंग पर शेयर है 10 रुपए। अब लिखिएगा नंबर 2, EPS ऑफ कंपनी B। कंपनी B की खुद की अर्निंग है 80,000 रुपए और उसके खुद के इक्विटी शेयर्स हैं 5,000। तो एक शेयर से होने वाली इनकम 16 रुपए। नंबर 3, कंबाइंड EPS। कंबाइंड EPS के ब्रैकेट्स में लिखेगा, कंबाइंड EPS के ब्रैकेट में लिखेगा कंपनी A एंड कंपनी B आर अमेलगमेटेड। कंबाइंड EPS के ब्रैकेट में लिखेगा कंपनी A एंड कंपनी B आर अमेलगमेटेड। यानी दोनों कंपनियां पहले अलग अलग काम कर रही थी, अब वो इकट्ठे काम करने लगी। ऐसा करने से क्या होगा कि दोनों की कमाई इकट्ठी हो जाएगी। दोनों पहले अलग अलग कमा रहे थे। A की कमाई थी 1 लाख रुपए, B की कमाई 80,000 रुपए। अब दोनों की इनकम इकट्ठी हो गई, है कि नहीं? दो लोग अलग अलग काम कर रहे थे, अब इकट्ठे काम करेंगे तो दोनों की कमाई इकट्ठी हो जाएगी और दोनों के शेयर्स भी इकट्ठे हो जाएंगे। हां, तो अब इनकम कितनी हो गई? 1,80,000। इक्विटी शेयर्स कितने हो गए? 15,000। अब बताइए पर शेयर इनकम ₹12। ओके, बात सही है अपने आप में।
अगर दोनों कंपनी इकट्ठी हो जाए तो दोनों की कमाई भी इकट्ठी हो जाएगी और इक्विटी शेयर भी इकट्ठे हो जाएंगे। अब आप लिखेगा नंबर 4 लिखेगा कंबाइंड ईपीएस और इसके ब्रैकेट में लिखेगा ए लिमिटेड, सॉरी, कंपनी ए परचेजेज कंपनी बी, यही केस है ना, कंपनी ए परचेजेज कंपनी बी। तो ए कंपनी ने बी कंपनी को खरीद लिया। जैसे आप यूं समझिए कि हमने अपने पड़ोस की दुकान खरीद ली, हमने उसको अपने साथ मिलाया नहीं है, हमने उसकी दुकान खरीद ली। जब हमने उसकी दुकान खरीद ली तो ऑब्वियसली उसके कस्टमर हमारे कस्टमर हो जाएंगे, उसकी कमाई हमारी इनकम हो जाएगी। हमारी खुद की कमाई तो लाख रुपए पहले ही है, अब उसकी कमाई भी हमारी कमाई हो जाएगी, है कि नहीं? इनकम बढ़ गई। लेकिन मैं उसके इक्विटी शेयर को अपने इक्विटी शेयर में ऐड नहीं करूंगा। मत भूलिए कि जब मैं उससे दुकान खरीदूंगा तो मैं उसको पैसे दूंगा ना दुकान खरीदने के, और मैं कहूंगा ये आपके पैसे हैं, दुकान खाली करो और आप जाओ, आप अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप डील करो, अपनी जिम्मेदारियां निभाइए। मैंने आपको कीमत किस लिए दी है? क्योंकि मैं आपकी दुकान खरीदना चाहता हूं। मैं आपके इक्विटी शेयर अपने इक्विटी शेयर में क्यों ऐड करूंगा भला? मत बोलिए अब हम इकट्ठे मिलकर काम नहीं कर रहे, मैंने आपकी दुकान खरीदी है इसलिए मैं आपको पैसे दे रहा हूं, आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज खुद निभाइए। मेरे इक्विटी शेयर 10,000 हैं और 10,000 ही रहेंगे। अब बताइए पर शेयर इनकम कितनी हो गई? ₹18। क्या यह मेरा पॉइंट वैलिड है? जब आप किसी दूसरी कंपनी को खरीद लेते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उसको अपने साथ मिला रहे हो, देखो दोनों में फर्क है। आप उसे अपने साथ मिला नहीं रहे हो, आप उसे ये नहीं कह रहे हो कि आओ इकट्ठे बिजनेस करते, इकट्ठे काम करेंगे। आप उसे कह रहे हो भाई साहब दुकान खाली करो और जाओ, मैं काम करूंगा। तो जब मैं काम करूंगा तो मैं आपको दुकान खाली करने की कीमत दूंगा, और जब मैंने आपको कीमत दी तो आप अपने इक्विटी शेयर होल्डर को तो आप निपटो ना, आपके इक्विटी शेयर की जिम्मेदारी मेरे सर थोड़ी आ जाएगी, मैंने उनका क्या करना है? तो परचेज और एमलगमेशन के फर्क को समझिएगा। मैं यहां परचेज की बात कर रहा हूं, एमलगमेशन में पॉइंट नंबर 3 में डिस्कस कर रहा था। फिर लिखिएगा नंबर 5, और नंबर 5 है कंबाइंड ईपीएस, और इसके ब्रैकेट में लिखेगा कंपनी बी परचेजेस कंपनी ए, कंपनी बी परचेजेस कंपनी ए। अब कंपनी बी कहेगी हमारी इनकम पहले से है 80,000, हमने कंपनी ए को खरीद लिया, कंपनी ए की इनकम हमारी इनकम हो गई, ठीक बात है ना? और हमारे इक्विटी शेयर हैं, हमारे इक्विटी शेयर हैं 5,000, और ये हमारे इक्विटी शेयर हैं। हम कंपनी ए के इक्विटी शेयर्स को अपने साथ जोड़ने नहीं देंगे। ₹36। इसी बहाने आपने कंसेप्ट सीख लिया। जब कंपनियां इकट्ठी हो जाती हैं तो शेयर्स इकट्ठे हो जाते, लेकिन जब कंपनी खरीदी जाती है तो शेयर्स इकट्ठे नहीं होते। यह बात आप याद रखिएगा। अच्छा, जैसे मैं आपको बड़ा सीधा सा एग्जांपल देता हूं। अगर मेरा एक घर है और मेरे घर में मेरे पास 50 बर्तन हैं, मेरा एक घर है, मेरे पास 50 बर्तन है, पड़ोस के पास भी 25 बर्तन हैं, जो पड़ोसी है मेरा। मैंने पड़ोसी का घर खरीद लिया और मैंने उसकी कीमत चुकाई। ऑफ कोर्स वो घर खाली करके चला गया। ये बताइए अब मेरे पास कितने बर्तन हैं?
नहीं मैं समझा नहीं, मतलब उसके और मेरे बर्तन इकट्ठे क्यों नहीं हुए? क्योंकि जब मैंने उसको कीमत दी तो अपने बर्तन उठा के ले गया, मैं उसको अपने बर्तनों में ऐड क्यों करूं? क्योंकि अगर मैं उससे उसका घर खरीदूंगा ऑब्वियसली वो घर खाली करके जाएगा, कोई रीजन नहीं है कि मैं उसके बर्तन अपने बर्तन में ऐड करूं। लेकिन अगर एमैलगमेशन का केस होता तो, अगर एमैलगमेशन का केस हो जाए तो फिर तो 75 हो गए भाई। अब दोनों ने मिलकर चलो अब इकट्ठे रहते भाई, और हो भी सकता है इकट्ठे रहने का केस भी हो सकता है, दोनों में शादी भी हो सकती, तब तो बर्तन 75 हो गए। और ये तो एमैलगमेशन का ही केस है, शादी हो जाना तो एमैलगमेशन का ही केस है ना? तो इसका मतलब एमैलगमेशन में इकट्ठे होने को मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर हम खरीद लेते हैं तो हम इकट्ठे कैसे कर सकते? उसके बर्तन उसके, हमारे बर्तन हमारे भाई, सीधा सा पॉइंट है भाई। हम तो बातों को ऐसे जनरली समझते हैं आसान तरीके से, टेक्निकली तो हमको भी नहीं आता, हम सिखा भी नहीं सकते। आइए आखिरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, और वो है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, A Limited has agreed to buy B Limited. So the point is clear. हम B Limited को खरीदना चाहते हैं, हम उसके इक्विटी शेयर अपने इक्विटी शेयर में ऐड नहीं होने देंगे। अगर हम एमैलगमेशन का क्वेश्चन बना दें तो ऐड कर देंगे, पर परचेज में सवाल ही पैदा नहीं होता। इन ऑर्डर टू फाइनेंस द परचेज, क्या मतलब हुआ इसका? जब हमने तय किया कि हम बी लिमिटेड को 18 लाख में खरीदेंगे तो अपने को 18 लाख रुपए चाहिए। अब सवाल यह कि 18 लाख का इंतजाम कैसे होगा? इन ऑर्डर टू फाइनेंस द परचेज द डायरेक्टर्स ऑफ ए लिमिटेड आर कंसीडरिंग द फॉलोइंग प्रपोजल्स। नंबर 1, टू इश्यू ₹18 लाख 5% 18 ईयर्स सिंकिंग फंड डिवेंचर्स। इसको अंडरलाइन करेगा, सिंकिंग फंड डिवेंचर्स। मुझे पता चला है कि अब 12वीं क्लास में ना सिंकिंग फंड नाम का कंसेप्ट नहीं पढ़ाया जाता, हमारे टाइम पे कभी पढ़ाया जाता था। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि आप लोग सिंकिंग फंड डिवेंचर्स के बारे में नहीं जानते। जब इसका आंसर आएगा तो मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। सेकेंड, टू इश्यू ₹18 लाख 5.5% प्रेफरेंस शेयर्स। नंबर 3, to issue 60,000 equity shares of ₹20 each at premium of ₹10। अगर 20 रुपए का शेयर 10 के प्रीमियम पर इश्यू करा जाए तो हो गए, एक शेयर इश्यू करके हो गए 30 रुपए। और अगर 60,000 शेयर इश्यू करे जाए 30 के रेट पर फाइनेंसिंग करी जाए 18 लाख रुपए आ गए। 18 लाख अरेंज करने के 3 तरीके, या तो डिबेंचर इश्यू करें, या प्रेफरेंस शेयर इश्यू करें, या इक्विटी शेयर इश्यू करें। आगे, समराइज्ड बैलेंस शीट एज ऑन 31 December 2012 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड फॉर ईच कंपनी आर एस फॉलोज। तो आप देखिएगा नेक्स्ट पेज पर आपको एक तो बैलेंस शीट गिवन है और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी गिवन है। दोनों कंपनियों की बैलेंस शीट गिवन है, दोनों कंपनियों के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिवन है। जरूर ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट अब परचेज करने से पहले के होंगे, है ना? यानी ए लिमिटेड ने जब बी लिमिटेड को खरीदा उससे जरूर एक दिन पहले के हो सकते हैं। फिर क्वेश्चन नीचे कहता है कैलकुलेट कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट पर इक्विटी शेयर। क्या मैं इसको कह सकता हूं कंबाइंड ईपीएस? कंसोलिडेटेड यानी इकट्ठा, नेट प्रॉफिट पर इक्विटी शेयर यानी ईपीएस। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कंबाइंड ईपीएस which would result under each of the above 3 proposals assuming profit before debenture interest and income tax of combined operation will remain constant। हेडिंग डालेगा computation of composite EPS। computation of
composite EPS when B Limited is purchased by A Limited. When B Limited is purchased by A Limited and funds are arranged under different options. हाँ जी, तो ए लिमिटेड ने फैसला किया कि वो बी लिमिटेड को खरीदेंगे। खरीद होगी 18 लाख में, और 18 लाख को अरेंज करने के 3 तरीके हैं, जिनको हमने नाम दिया ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। और हम जानना चाहते हैं कि 18 लाख को अरेंज करने का सबसे बेहतर तरीका कौन सा होगा। ठीक है ना? सबसे पहली बात क्या लिखी जाए? कंबाइंड ईबीआईटी। हमने ए लिमिटेड से पूछा आपका खुद का ईबीआईटी कितना था बी लिमिटेड को खरीदने से पहले। ए लिमिटेड ने कहा जी हम कैसे बताएंगे? हमने कहा कैसे बताएंगे? अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखो, उसमें लिखा होगा 12.5 लाख रुपए। 12.5 लाख क्या है? ये ए लिमिटेड का ईबीआईटी है बी लिमिटेड को खरीदने से पहले। ठीक बात है ना? आपने बी लिमिटेड को खरीद लिया, अब बी लिमिटेड की कमाई आपकी कमाई में शामिल हो जाएगी। बी लिमिटेड की इनकम कितनी है? 2,30,000 रुपए। दोनों मिलाकर बताएं। 14,80,000 रुपए। आपने बी लिमिटेड को खरीदा ही इसलिए है क्योंकि आपकी उसकी इनकम पर नजर है। सीधी सी बात है। लोग पड़ोस की दुकान क्यों खरीदेंगे? इसलिए क्योंकि पड़ोसी की इनकम पर हमारी नजर है और हम चाहते हैं कि उसके कस्टमर हमारे कस्टमर बन जाए, उसकी इनकम अब हमारी इनकम हो जाए। हमने खरीदा ही इसलिए है क्योंकि हम उसकी इनकम को अपनी इनकम बनाना चाहते हैं। हम उसके इक्विटी शेयर को अपने इक्विटी शेयर में ऐड नहीं करेंगे। हम बाकायदा उसको 18 लाख रुपए देंगे और हम कहेंगे आप दुकान खाली करके जाइए और अपने मामलों को खुद निपटाइए। है कि नहीं? अब हमारी इनकम कितनी हो जाएगी? 14,80,000 रुपए माइनस इंटरेस्ट। पहले लिखें एग्जिस्टिंग। ये बताइए क्या बी लिमिटेड को खरीदने से पहले ही आपके ऊपर कोई लोन था? आप अपनी बैलेंस शीट देख सकते हैं, उसमें लिखा है 5% डिवेंचर्स 10 लाख रुपए। आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी देख सकते हैं क्योंकि आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहले से लिखा है इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। तो एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट कितना है? 50,000 रुपए। ठीक है ना?
हमने कहा भाई आप पहले से लोन में थे, पहले से 10 लाख का लोन था, पहले से 5% इंटरेस्ट 50,000 देना पड़ता था, वो इंटरेस्ट तो आज भी है ना। आपने भले ही बी लिमिटेड को खरीद लिया हो, पर पुराने लोन से पीछा थोड़ी छूट गया, पुराना लोन तो आज भी है, उस पर इंटरेस्ट तो आज भी है ना। हां, कोई नया लोन लिया हो तो उससे आपका इंटरेस्ट बढ़ जरूर जाएगा। अगर कोई नया लोन लिया हो तो उससे आपका इंटरेस्ट बढ़ जरूर जाएगा, ये बात भी आप मान लीजिए। अब सवाल यह है कि 18 लाख का इंतजाम आपने करा कैसे? अगर आप ऑप्शन 3 में गए तो मैंने सुना आप इक्विटी शेयर इश्यू करने का इरादा रखते हैं। इक्विटी शेयर इश्यू करने से इंटरेस्ट तो नहीं बढ़ सकता, पॉसिबल नहीं है ना। ऑप्शन नंबर 2 में आप प्रेफरेंस शेयर इश्यू कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर इश्यू करने से इंटरेस्ट तो नहीं बढ़ सकता। लेकिन ऑप्शन 1 में आपने कहा है कि आप 18 लाख के 5% डिवेंचर इश्यू करेंगे। अच्छा, 5% ऑफ 18 lakhs, मैं इसका क्या मतलब निकालूं? इसका मतलब आपका इंटरेस्ट का खर्चा बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? 90,000। बताइए अर्निंग बिफोर टैक्स। दोबारा से बताइए। 13 lakhs 40,000, 13,40,000, 14 lakhs 30,000 and 14 lakhs 30,000। ये आपने ईबीटी बताया हमको। टैक्स का रेट तो 50% क्वेश्चन में गिवन है, तो आधी कमाई तो टैक्स के नाम पर चली जाएगी। तो जी आधी कमाई कितनी हो गई? 6,70,000 और 7,15,000। चलिए, ये आपने मुझे आफ्टर टैक्स इनकम बताई। इसमें से आपको प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना चाहिए। प्रेफरेंस डिविडेंड आपने ऑप्शन 1 में तो नहीं देना ना, ऑप्शन 3 में भी नहीं देना, ऑप्शन 2 में देना ना। आपने प्रेफरेंस शेयर किस रेट पर इश्यू करें? 5.5% के रेट पर, और 18 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो सेकंड ऑप्शन में आपको 99,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड देना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन में आपको 99,000 का प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना पड़ेगा। ओके, ये बात सही है। यहां तक तो कोई नई बात हमारे लिए नहीं, यहां तक तो कोई नई बात हमारे लिए नहीं। अब आप इसमें से माइनस करिएगा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। कभी सुना आपने इसके बारे में पहले? बस समझ लीजिए यही है सिंकिंग फंड। अगर आपने सुन रखा तो फिर तो कोई नई बात है ही नहीं हमारे लिए। देखो जी, पहले ऑप्शन में अब वापस आई, आपने 18 लाख के डिबेंचर इश्यू करे, वो बात तो ठीक है, लेकिन यह भी क्वेश्चन में लिखा है कि आप डिबेंचर को 18 साल के बाद रिडीम करना चाहते। क्या लिखा हुआ है? 18 ईयर्स है ना,
अब 18 साल के बाद रिडम्पशन करने के पैसे कहां से आएंगे? कहां से आएंगे? हर साल बनाएंगे। हर साल अरेंज करेंगे ना, हर साल इकट्ठे करेंगे। ये कुछ ऐसी बात है जैसे छोटे बच्चे जो है वो गुल्लक में पैसे डालते। देखो जी, अगर कोई ये कहे कि मुझे 18 दिनों के बाद गुल्लक में से 18 रुपए चाहिए, तो हर रोज गुल्लक में कितने रुपए डाले जाए? 1 रुपया। वही बात है जी, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व का मतलब है गुल्लक में पैसे डालते। हमें 18 साल के बाद 18 लाख रुपए चाहिए, तो हर साल गुल्लक में कितने रुपए डाले जाए? 1 लाख रुपए। तो आइए डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करें 1 लाख रुपए, और इस पैसे को इक्विटी शेयर होल्डर में बंटने ना दें, क्योंकि अगर ये 6,70,000 इक्विटी शेयर होल्डर में बंट गया, इक्विटी शेयर होल्डर को देने के बाद आप पैसे वापस तो ले नहीं सकते, तो आप इक्विटी शेयर होल्डर को 6,70,000 मत बांटिएगा, 1 लाख रुपए रोक लो, हर साल रोक लो, हर साल रोक लो। हाँ जी, डिफरेंस 5,70,000, 6,16,000 और 7,15,000। 7,15,000। क्या ये पॉइंट क्लियर है एकदम? ये जो आंसर आया है, आप इसके सामने लिखेगा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, सॉरी, अर्निंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, अर्निंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट लाइन में आपको लिखना है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। आप हैं ए लिमिटेड, आपने बी लिमिटेड को खरीद लिया, और खबरदार बी लिमिटेड के इक्विटी शेयर अपने इक्विटी शेयर में ऐड मत कर देना। मैं आपसे आपके इक्विटी शेयर पूछ रहा हूं। अपनी बैलेंस शीट देखें, अपने इक्विटी शेयर बताएं। 25,000। $25,000 ना? पर मैंने सुना है ऑप्शन 3 में आपने खुद नए इक्विटी शेयर इश्यू करें, आपने खुद नए इक्विटी शेयर इश्यू करें। ऑप्शन 3 की बात कर रहा हूं। कितने इक्विटी शेयर इश्यू करें? 60,000 आपने इश्यू करें। ऑफ कोर्स इसके बारे में तो हम बात करेंगे। 25,000 शेयर तो पहले ही थे, अब शेयर हो गए 85,000। 25,000 जमा 60,000। आइए कैलकुलेट करें कंबाइंड ईपीएस। बस पहले 5,70,000 को 25,000 से डिवाइड करें। 22.8। नेक्स्ट 24.64, 8.41। तो आप किसके पक्ष में हैं? ऑप्शन 2। आप चाहते हैं कि प्रेफरेंस शेयर इश्यू करके फंड्स को अरेंज किया जाए, क्योंकि वो सिचुएशन ईपीएस को मैक्सिमम लेवल पर ला रही है। लिखिएगा कंक्लूजन, since EPS, a combined EPS is maximum in option 2, since combined EPS is maximum in option 2, comma, it is advised to arrange additional funds
of rupees 18 lakhs by way of issue of 5.5% प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा, वो जो मैं सिंकिंग फंड के बारे में बात कर रहा था, एक पॉइंट ऐसा है जो मैं आपको इसलिए नहीं पढ़ा सकता हूं क्योंकि वो पढ़ाने का इस समय कोई पर्पस सर्व होगा नहीं, वो हमारे परव्यू में आता नहीं। यस प्लीज, मैंने अभी क्लास कंप्लीट नहीं करी, मैं और कुछ पॉइंट लिखा भी सकता हूं आप लोग। मैं ये कह रहा था, अगर एक बच्चा ये कह रहा है कि मुझे 18 दिनों में 18 रुपए अरेंज करने, तो गुल्लक में वो हर रोज 1 रुपया अगर डालता जाए तो 18 दिनों में 18 रुपए अरेंज हो जाएंगे। इतनी बात तो मैं आपको पढ़ा सकता हूं क्योंकि ये बात पढ़ाना मेरे दायरे में आ रहा है। असल में होता क्या है कि क्या ये बात सच नहीं कि पहला 1 रुपया पहले दिन अरेंज हो गया और अभी 17 दिन पड़े हुए, तो क्या वो बच्चा इस 1 रुपये को कहीं 17 दिनों के लिए इन्वेस्ट करके इसके ऊपर आने वाले 17 दिनों में कुछ इंटरेस्ट कमा सकता? अगले 1 रुपये को बाकी के 16 दिनों के लिए इन्वेस्ट करके, बाकी के 16 दिन बचे ना, कुछ इंटरेस्ट वो कमा सकता ना? क्योंकि अगर इसे 18 रुपए चाहिए तो 18 दिन के बाद चाहिए ना, तो पहला 1 रुपया बिना बात के गुल्लक में 17 दिनों तक क्यों पड़ा रहे? मैं मानता हूं कि बच्चा जो है वो इस इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेशन में नहीं जा सकता, पर अब आप लोग तो बच्चे रहे नहीं, आप तो सोचिए इस बारे में, और आपको ऐसे सोचना पड़ेगा। ये कहीं और आपको पढ़ाया जाएगा, मेरी पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं है। मैंने तो आपको आसानी से बता दिया, मैंने तो उस बच्चे के बारे में बता दिया जो हर उस गुल्लक में पैसे डाल रहा है और वो कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। उसने 18 दिनों के बाद देखा जी 18 रुपए मिल गए। मैं इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपको इसलिए नहीं पढ़ा सकता हूं क्योंकि उससे पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी नहीं, मैंने सिंपल केस आपको पढ़ा दिया। ठीक बात है? मेरे ख्याल से सारी बात अपने आप में सही है। हमने आज इस चैप्टर के कितने क्वेश्चन करे हैं? 4। पर मैं चाहूंगा कि अभी आप इसका रिविजरी क्वेश्चन अटेम्प्ट मत करिएगा क्योंकि मैंने आपको कॉस्टिंग में भी कोई रिविजरी क्वेश्चन नहीं कहा है। अगली क्लास के बाद आप इसका कोई भी रिविजरी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है ना? अभी एक ऐसा पॉइंट है चूंकि हमने डील नहीं करा, वो काफी रिविजरी क्वेश्चन में है, तो फिर फंस जाएंगे आप लोग। चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।